हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के बारे में बात। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन कि सेक्शन 3 आखिर कहना क्या चाहता है क्या सेक्शन 3 के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे स्कीम क्या है पार्ट सेकंड की। फिर नेचर देखेंगे सेक्शन 3 का, कुछ एक्सेप्शन से उसकी एक्सेप्शंस देखेंगे सेक्शन 3 के अंदर क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। फिर केस लॉज के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद सेक्शन 4 के कुछ प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे उसकी कुछ मैक्सिम्स के साथ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सेक्शन 3 कि आखिर वो बोलना क्या चाहता है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डिस्क्राइब्स द बार ऑफ लिमिटेशन as subjects to the provisions contained in section 4 to 24. Every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as defense. तो सेक्शन 3 जो है वो बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन की, कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बता रखा है किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने का, अपील को प्रेफर्ड करने का और एप्लीकेशन को मेड करने का, अगर उसकी एक्सपायरी के बाद कोई सूट वगैरह इंस्टीट्यूट होता है तो कोर्ट क्या है, सीधा सीधा उस सूट को डिसमिस कर देगी। ये बोलता है सेक्शन 3। ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 3 का, इस पे बात कर लेते हैं। The Section 3 has not been enacted with the object of destroying parties' rights, but to ensure that parties approach court for indication of their rights without unreasonable delay. सेक्शन 3 का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो किसी पार्टी के राइट्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, लेकिन इस बात को इंश्योर करना है कि पार्टीज जल्दी से जल्दी कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सके बिना किसी अनरीजनेबल डिले के साथ, ताकि उनको टाइम से जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सके। अब स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस लेक्चर की स्कीम क्या है। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 3, जिसका अभी हमने इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लिया है। फिर हम करेंगे सेक्शन 4, जो कि बात करता है एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। सेक्शन 3 जो हमने ऑलरेडी कुछ पार्ट उसका पहले डिस्कस कर लिया है इंट्रोडक्शन के अंदर, वो था बार ऑफ लिमिटेशन। और सेक्शन 4 बात करता है कि मतलब कोर्ट क्लोज है और उसी दिन एक्सपायर हो रहा है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर कैसे एक्सक्लूजन मिलेगी टाइम को, क्या सूट डिसमिस हो जाएगा, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अब डिटेल में देखते हैं सेक्शन 3। सबसे पहले हमने देखा कि सेक्शन 3 बात किस चीज की कर रहा है, वो कर रहा है बार ऑफ लिमिटेशन की बात। अब सेक्शन 3 का ही क्लोज नंबर 2 है, उसका ए पार्ट है। वो बोलता है कि सूट इंस्टीट्यूटेड कब माना जाएगा। सूट हम कैसे मतलब इसको पता करेंगे कि टाइम पीरियड वगैरह का। तो वो बोल रहे हैं कि सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा जब प्लेंट प्रेजेंट हो जाएगी प्रॉपर ऑफिसर को। प्लेंट व्हेन प्रेजेंटेड टू प्रॉपर ऑफिसर, तब सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है अमेंडमेंट। रिलीफ के अंदर की कर दी प्लेंटिफ ने। फॉर एग्जाम्पल पहले उसने कुछ और रिलीफ क्लेम की हुई थी, उसके बाद उसको लगा कि अरे अरे ये तो मेरा छूट ही गया जो मेन मुझे रिलीफ चाहिए थी। उसके बाद वो अमेंड कर देता है उस प्लेंट को, तो फिर जो टाइम पीरियड शुरू होगा फिर वो तब से माना जाएगा जब से उसने अमेंडमेंट की है रिलीफ के अंदर। ठीक है, तो ये बोलता है कि सूट इंस्टीट्यूटेड कब माना जाएगा, पहले जब प्लेंट प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट कर दी गई है तब से। और अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स हो रही हैं तो फिर वो टाइम पीरियड कब से शुरू माना जाएगा, कब से सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, जब से उसने उस प्लेंट के अंदर अमेंडमेंट्स की हैं तब से। अब पॉपर के केस में कब सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, जब पॉपर क्या है, पॉपर क्या होता है कि पुअर इंडिजेंट पर्सन को हम पॉपर बोलते हैं। तो पॉपर के केस में सूट कब इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, व्हेन ही फाइल्ड एप्लीकेशन, जब वो एप्लीकेशन एज अ पॉपर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करता है ना,
तब से। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि जो कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, तो तब कैसे। तो इसके अंदर बोला गया है कि व्हेन क्लेमेंट सेंट हिज क्लेम टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपनी बाइंडिंग अप होते वक्त जब क्लेमेंट ने अपने क्लेम लिक्विडेटर को सबमिट कर दिए, सेंड कर दिए, तब से क्या माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 1 जनवरी को कंपनी का वाइंडिंग अप हो रही थी, कंपनी अपॉइंट हो गया लिक्विडेटर। ठीक है, 15 जनवरी को क्या कर दिया, क्लेमेंट ने अपने क्लेम उसको दे दिए लिक्विडेटर को, और उसके बाद लिक्विडेटर ने उसके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। फिर जा रहा है क्लेमेंट जा रहा है कोर्ट के अंदर। तो जिस वक्त वो कोर्ट के अंदर गया सूट फाइल करनी, तब से नहीं माना जाएगा सूट। सूट इंस्टीट्यूटेड कब से माना जाएगा, जिस दिन 15 जनवरी, यानी कि उसने लिक्विडेटर ने उसके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया, तब से सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। तो ये था सेक्शन 3 क्लोज 2 का ए पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बी पार्ट के बारे में। तो बी पार्ट बात करते हैं, क्लेम अगर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात होगी तो उस केस में कब, है ना, सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। तो ये पहली बात तो ये बोल रहा है कि सेट ऑफ और जो काउंटर क्लेम है ना, दोनों को सेपरेट सूट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 3 बोल रहा है कि सेट ऑफ और जो काउंटर क्लेम है ना, उन दोनों को अलग अलग सेपरेट सूट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट। कितने का, बोला कि मेरे 10,000 फंड्स हैं ए के पास, सॉरी बी के पास, कि मुझे 10,000 लेने हैं बी से, क्योंकि बी ने मुझसे उधार ले रखे थे। अब जो बी है वो बोलता है कि मैंने 5,000 तो मैंने ही लेने हैं ए से। तो ये जो केस हो गया ना, ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का केस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि सेट ऑफ के अंदर कब होगा सूट इंस्टीट्यूटेड, जब सेट ऑफ प्लीड हो जाएंगे। जब सेट ऑफ प्लीड होंगे तब सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। लेकिन काउंटर क्लेम के अंदर क्या होगा, व्हेन काउंटर क्लेम मेड इन कोर्ट, वैसे ही जब WS फाइल होगी काउंटर क्लेम के लिए, तब से सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। तो ये दोनों को अलग अलग सेपरेट तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ केसेस के बारे में। सबसे पहला केस है बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 का केस। इसके अंदर बोला गया है कि लिमिटेशन जो है वो बार करता है रेमेडी को, जुडिशियल रेमेडी को, लेकिन कोई एक्सटिंग्विश नहीं करता पार्टीज के राइट को। लिमिटेशन का जो सेक्शन 3 है, जो बार ऑफ लिमिटेशन की बात कर रहा है, उसका मेन वो एम उसका क्या है, जुडिशियल रेमेडी को बार करना, किसी के राइट्स के साथ कोई छेड़छानी या डिस्ट्रॉय करना इसका एम नहीं है। दूसरा अगर हम डिस्कस कर रहे हैं केस, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा का केस। इस केस के अंदर क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the rules of limitation are not meant to destroy the rights of the parties. Section 3 only bars the remedy but not destroy the rights which are the remedy relates to. सेम बात बोली गई थी पंजाब नेशनल बैंक के केस के अंदर कि इसका जो एम है वो पार्टीज के राइट्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल रेमेडी को वार करना है। अब हम बात करते हैं नेचर क्या है सेक्शन 3 का। नेचर के बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं, हमने अभी अभी इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि कोर्ट क्या कर देगा अगर उसको लगता है कि ये मतलब एक्सपायर हो चुका है प्रिस्क्राइब पीरियड, तो वो डिसमिस कर देगा। तो जो कोर्ट की ड्यूटी है डिसमिस करने की, वो क्या है, मैंडेटरी ड्यूटी है। यहाँ ये मैंडेटरी प्रोविजन है। बियर एक्ट के अंदर हम देखेंगे तो वहाँ शैल का यूज हुआ है, और हमें पता है यहाँ शैल का यूज होता है, वहाँ क्या है, मैंडेटरी हो जाता है उस चीज को करना। ठीक है, तो नेचर के पॉइंट्स को पढ़ते हैं। द कोर्ट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, कोर्ट एक ऑब्लिगेशन के अंदर है, कोर्ट की ड्यूटी है टू डिसमिस अ सूट इफ इट इज फाइल्ड बियॉन्ड द टाइम prescribed by the Limitation Act. The provisions of Section 3 are mandatory
and the court will not proceed with the suit if it is barred by time. Under Section 3 of the Act, it is clearly mentioned that every suit instituted, appeal preferred, and the application made after the prescribed period shall be dismissed even though limitation has not been set up as a defense. तो अभी अभी हमने बोला था कि shall का यूज होता है तो क्या होता है, वो मैंडेटरी हो जाती है वो चीज। तो यहाँ पे भी शैल का यूज हुआ है। तो इन्होंने बोला है नेचर क्या है, ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कोर्ट के ऊपर कि वो डिसमिस करेगा अगर उसको लगता है कि ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के खत्म होने के बाद इंस्टीट्यूट किया गया है। और दूसरा ये प्रोहिबिटरी है एक नेचर एज अ नेचर, और डिक्लेरेटरी भी है। ठीक है, अभी अगर बात की जाए एक्सेप्शंस की, तो अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी ना कि सेक्शन 3 बार करता है सिर्फ जुडिशियल रेमेडी को, लेकिन राइट्स के साथ वो कोई छेड़छाड़ नहीं करता। तो उसकी एक एक्सेप्शन है, वो ये है सेक्शन नंबर 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 27 जो बात करता है वो बात करता है एडवर्स पोजेशन की। तो सबसे पहले हम समझते हैं एडवर्स पोजेशन क्या होता है। एडवर्स पोजेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल ए और बी है। ए ने जो अपनी प्रॉपर्टी सॉरी लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो रेंट पे दे दी बी को। कितने टाइम के लिए? 6 महीनों के लिए। लेकिन 6 महीने का टाइम जब एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी बी क्या है, कंटिन्यूसली उस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेस कर रहा है अपने राइट्स। ठीक है, और जो ए है उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट, और ये जो कंटिन्यूस थी ना वो 12 ईयर्स तक चली। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, अब जो बी है वो क्लेम कर लेगा एडवर्स पोजेशन उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि उसने क्या कर दिया, 12 ईयर्स तक उस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया अपने बेनिफिट्स के लिए, और जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर था उसने कोई ऑब्जेक्शंस भी नहीं रेज किए। तो अब जो ए है वो क्लेम नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को। इसको बोलते हैं एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन को हम अच्छे तरीके से करेंगे जब हम सेक्शन 27 तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के लिए हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि एडवर्स पोजेशन क्या होता है। अगर हमें मीनिंग समझ आया तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर, जो कि है फिर से केस लॉस। अब देखते हैं पहला जो केस लॉस है वो क्या कहता है। बीके एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पराग गुप्ता सैंड एसोसिएट्स का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्लासिफाइड दैट द सिंस द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज प्रोसीजर इन नेचर इट विल बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। इसके अंदर बात की गई है कि जो लिमिटेशन एक्ट है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव है एज इफेक्ट, मतलब कि पास्ट इवेंट्स के साथ भी ये डील करता है। ठीक है, सेकंड केस है वो है असम अर्बन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस सुभाष प्रोजेक्ट लिमिटेड 2012 का केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि that prescribed period does not include period extendable by the court in exercise of its discretion। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का मतलब, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड उस पीरियड को इंक्लूड नहीं करता जो कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशन को यूज करते हुए एक्सटेंड किया है। ठीक है, और इसकी 2J के अंदर भी हमने पढ़ी थी डेफिनेशंस कि वही पीरियड होता है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्यूट किया जाता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 3 का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिफेंडेंट के ऊपर। उसको प्रूफ करना होगा कि ये है बार, ये केस जो प्लेंटिफ ने फाइल किया है वो बार ऑफ लिमिटेशंस है। ठीक है, और अगर वो जो केस प्लेंटिफ ने सूट जो प्लेंट फाइल की है, अगर कोर्ट को प्राइमा फेसाई देखते ही लगता है कि ये तो बार बाय लिमिटेशन है, तो वो कोर्ट क्या है, एक्ट करेगा एज अ स्यू मोटो और डिसमिस कर देगा उस सूट को। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ वैसे इसके ऊपर किसके ऊपर होता है, डिफेंडेंट के ऊपर होता है। लेकिन अगर प्रेमा फेसाई देखने पर कोर्ट को लगता है कि ये तो भाई बार ऑफ लिमिटेशंस के अंडर आती है, तो
कोर्ट स्यूमोटो भी एक्ट कर सकता है और डिसमिस कर सकता है सूट को। अब बात करते हैं जो सेक्शन 3 की एक्सेप्शन है, वो है सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट। जो लिमिट ऑफ लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 4 बेस करता है दो मैक्सिम्स के ऊपर। पहली मैक्सिम है लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया, जिसका मतलब है कि द लॉ डज नॉट कंपेल द डूइंग ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, कि लॉ किसी को कंपेल नहीं करता जो उसके लिए इम्पॉसिबल है वो चीज करने के लिए। दूसरा, एक्टस क्यूरेई नैमिनम ग्रेविट, इसका मतलब है एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रीजुडिस नो मैन, कि जो कोर्ट ने एक्ट किया है ना वो किसी के साथ भी प्रीजुडिस कॉज नहीं करता। ठीक है, ये दो बेस है सेक्शन 4 के। अब ये पढ़ने का सेक्शन 4 के साथ क्या मतलब है वो सेक्शन 4 की प्रोविजंस को पढ़ने के बाद समझ आएगा। चलो अब बात कर लेते हैं बेयर वर्ड्स की, कि सेक्शन 4 के बेयर एक्ट के जो वर्ड्स है वो क्या बोलते हैं। When a court is closed on a certain day, जब कोर्ट क्या है, क्लोज है किसी डे के ऊपर, एंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर्स ऑन दैट डे, और जो लिमिटेशन पीरियड है वो भी उसी दिन खत्म हो रहा है और कोर्ट भी उसी दिन क्लोज है, देन एनी सूट अपील और एप्लीकेशन शैल बी टेकन अप टू द कोर्ट ऑन द डे ऑन विच इट रीओपन्स। तो एप्लीकेशन या फिर कोई सूट या कोई अपील क्या है, अगले दिन फाइल हो जाएगी जब कोर्ट रीओपन होगा। तो यहाँ क्या हमने पढ़ा कि जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के मतलब जा रहा है अगेंस्ट सूट तो वो डिसमिस होगा। लेकिन सेक्शन 4 बोलता है कि अगर क्या है अपील और एप्लीकेशन सूट उस दिन आया जिस दिन कोर्ट क्लोज था और उसी दिन टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा था, तो क्या है वो अगले दिन फाइल हो जाएगा जब कोर्ट ओपन होगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कोर्ट क्या है, जैसे 31st को, सॉरी 31st, हाँ 30 को या 31st को छुट्टी थी, कोर्ट क्लोज था। ठीक है, अब उसी दिन ए का जो टाइम पीरियड था सूट फाइल करने का वो हो रहा था खत्म, तो वो क्या है वो फिर नेक्स्ट डे 1 जनवरी को मतलब लगा सकता है वो, जब कोर्ट रीओपन होगा। कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि तुम्हारे पास इतना टाइम था तुम इसी दिन क्यों आए। इस चीज के लिए कोर्ट कोई बाउंडेशंस नहीं मतलब इम्पोज नहीं कर सकता, और जो भी ए पर्सन आया हुआ है उसके कोर्ट के अंदर सूट फाइल करने के लिए। ठीक है, अब केस लॉज देख लेते हैं सेक्शन 4 से रिलेटेड। सबसे पहले है लट्टू लाल वर्सेस केशव देद का दाद का केस। इसको मुझे नहीं लगता मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन आप लोग देख लेना। 1969 का केस है। इस केस के अंदर क्या हुआ था, the principle underlying this section is that where a party has to do something before a certain day, and if he cannot do that thing either on or before that day by reason of the act of the court, he is entitled to an extension of time over that period during which he is delayed by the act of the court। वही है जो हमने एग्जाम्पल किया था, मतलब पार्टी नहीं परफॉर्म कर पाई अपना पार्ट, क्यों, क्योंकि कोर्ट क्लोज था, तो उसको क्या मिल जाएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी। ठीक है, ये किस बात में, लट्टू लाल के केस में ये बात हेल्ड हुई थी। दूसरा केस है पट्टन स्वामी वर्सेस अमृता जोशी का केस, स्पेलिंग मिस्टेक है, 1997 का। इसके अंदर क्या है, सेक्शन 4 डज नॉट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 4 लिमिटेशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट को एक्सटेंड नहीं करता। इट डील्स विद द एक्सेप्शनल कंडीशंस, ये कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस के साथ डील करता है, दैट व्हेन लिमिटेशन एक्सपायर्स ऑन अ हॉलीडे एंड द कोर्ट इज क्लोज्ड। और वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं, जो हॉलीडे हो या फिर कोर्ट क्लोज्ड हो। हियर द कोर्ट मींस द कोर्ट वेयर द मैटर इज टू बी इंस्टीट्यूटेड, और यहाँ कोर्ट का मतलब है कि जिस कोर्ट के अंदर मैटर इंस्टीट्यूट किया गया है। तो ये था सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का क्रक्स, और जिसके अंदर हमने उसकी एक्सेप्शंस के बारे में बात की, उसके मैक्सिम्स से रिलेटेड बात की, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात की, केस लॉज के बारे में बात की। मतलब
हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ा जो इम्पोर्टेंट हो सेक्शन 3 के अंदर और सेक्शन 4 के अंदर। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल @शिक्षा चैम्बर। इसी तरीके से हम आगे भी लिमिटेशन एक्ट की और अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।